लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वहाँ कंटेनर से डार्क स्मोक बाहर निकल रहा था, जिससे गार्ड्स घबराए हुए थे। उसी वक्त उस जगह पर गॉड ऑफ मैजिक प्रकट होते हैं, जिनके ऊपर सियोकी बैठा था, लेकिन अपने सपने वाले रूप में। अब थोड़ी देर बाद इंस्ट्रक्टर को पता चलता है कि सारे मिस्टिकल क्रिएचर हार चुके हैं, तो इंस्ट्रक्टर उन्हें ग्रेजुएट घोषित कर देते हैं। ये सुन के बाइली बहुत खुश हो जाता है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम सियोकी को देखते हैं, जो पिरामिड्स की ड्राइंग बना रहा था। जब वो ऐसा कर रहा था तभी हम बैकग्राउंड में एक आवाज़ सुनते हैं, जो हमें बताती है कि हेंगजिया सिटी के अलावा बाकी कंट्रीज ने जितने भी मॉन्यूमेंट्स थे वो फॉग के कारण ढक गए हैं, और उन्हें तभी देखा जा सकता है जब फॉग हट जाए। इस तरफ हम कैंप के अंदर उस मैजिक गॉड और सियोकी को देखते हैं। तभी सियोकी ने उस मैजिक गॉड को वापस भेज दिया था, क्योंकि वो उस मिस्टिकल आइटम को अपने ड्रीम वर्ल्ड में ले आया था, जहां वो बताता है कि यहाँ पर मेरे पास अभी 3 चीजें नर्सिस के लिए आई हैं, जिसमें से पहला वो केओस क्यूब था, जो बोलता है कि मेरा IQ 250 है और मेरे पास सुपर ब्रेन है। मैं लोगों को बिना पता चले मार सकता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे हॉस्पिटल में नर्स बनने के लिए परफेक्ट हूँ। इस पे सियोकी कहता है कि ये सब चीज़ें मेरे कोई काम की नहीं हैं, तुम्हें तो मैं डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। ये सुन के वो क्यूब डरते हुए कहता है कि मेरे पास एक और एबिलिटी है, मैं कपड़े भी अच्छे धो लेता हूँ। तभी यीफाई ये देखकर काफ़ी खुश हो जाता है और बोलता है कि इस वॉशिंग मशीन की तो मुझे बहुत ज़रूरत थी, मैं हाथों से कपड़े धोकर थक चुका हूँ। अब वो सियोकी से कहता है कि तुम ही मेरी केयर करते हो, इसलिए इसे नौकरी पर रख लो। तो सियोकी एग्रीमेंट साइन करके उस क्यूब को नर्स बना लेता है, जिसके बाद नाइट और सियोकी उस स्पाइडर के सामने आ जाते हैं, जो अभी बच्चे फॉर्म में थे और वो बहुत ज़्यादा उदास था। तभी वो स्पाइडर बोलता है कि प्लीज़ मुझे मत मारना, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने पैर खाने के लिए दे सकता हूँ, पर प्लीज़ मुझे मत मारना। ये सुन के नाइट बहुत ज़्यादा स्पाइडर को क्यूट समझने लगती है और उसे प्यार करने लगती है, जिसकी वजह से उसकी रिकवरी 65% तक पहुंच जाती है। तभी यीफाई सियोकी से पूछता है कि ये बच्चा बहुत छोटा लग रहा है, कहीं ये चाइल्ड लेबर ना कहलाए। इस पे सियोकी कहता है कि ये एज में काफ़ी बड़ा है और दिखने में छोटा। अब धीरे धीरे उसकी क्यूटनेस की वजह से नाइट की रिकवरी 68% तक पहुंच जाती है। तभी सियोकी उसे नर्स के तौर पर रख लेता है और नाइट उसे बच्चों के कपड़े पहना देती है, जिसमें वो बहुत क्यूट लग रहा था, जिसे देखकर सभी हैरान थे, और इसकी वजह से मर्लिन और नाइट की रिकवरी भी बढ़ जाती है। आगे सियोकी मर्लिन से अकेले में कहता है कि बस अब ये तीसरा मिस्टिकल क्रिएचर बचा है, जिसे हमने कंटेनर से भी बाहर नहीं आने दिया। इस पे मर्लिन कहता है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पर मैं सजेस्ट करूंगा कि डायमेंशनल समनिंग मैजिक से किसी और को इसकी जगह एक्सचेंज कर लो। तो सियोकी उस कंटेनर के चारों तरफ एक सर्कल बनाता है, जिसकी वजह से कुछ हो रहा था, और वो लोग एक रेगिस्तान में पहुंच जाते हैं, जहां पर पिरामिड था। तभी मर्लिन सियोकी को एक क्रिएचर दिखाता है, जिसका नाम वॉर ममी था, जिसके पास काफ़ी बड़े लेवल के हथियार थे। तभी मर्लिन सियोकी से कहता है कि तुम एक बार इसे काबू कर लो तो ये तुम्हारी सारी बात मानेगा। ये सुन के सियोकी बोलता है कि मुझे तो लगा था कि ये क्रिएचर डायरेक्टली मेरा हो जाएगा, पर मर्लिन कहता है कि मैं यहाँ एक सर्कल बना रहा हूँ, जो धीरे धीरे बड़ा होगा, और जैसे ही ये पूरा बड़ा हो जाएगा और अगर इसके अंदर तुमने इस क्रिएचर को रख दिया तो ये तुम्हारा हो जाएगा। ये सुन के सियोकी तुरंत ही उस क्रिएचर के अटैक से बचने लग जाता है, जो सियोकी पर लगातार अपने वेपन से अटैक कर रहा था। तभी सियोकी को बचाने के लिए अपनी तलवार और अपनी स्पीड का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, जहां आखिर में वो उसे सर्कल में लाने में कामयाब हो जाता है, जिसकी वजह से वो क्रिएचर एक छोटे से क्यूट से क्रिएचर में बदल गया था, जिसका नाम मूमू था। अब मर्लिन सियोकी को कांग्रेट्स बोलता है, जिसके बाद मर्लिन सियोकी से पूछता है कि तुम्हारा ग्रेजुएशन एग्ज़ाम ख़त्म होने वाला है, तो तुम कौन सी टीम में जाओगे। इस पे सियोकी बोलता है कि मुझे नहीं पता, मुझे हर चीज़ में क्यूरियोसिटी है। इस तरफ हम एक जंगल में नाइट वॉचर्स की स्पेशल टीम को देखते हैं, जो कुछ मॉन्स्टर्स से लड़ रही थी।
जिनमें से एक एजेंट जिसका नाम सी मेंग था वो बोलती है कि सियोकी नाम के लड़के के बारे में मैंने काफी सुना है और वो काफी स्ट्रांग है। अगर वो हमारी टीम में शामिल हो जाए तो वो काफी आगे जाएगा। इस पे कॉन्ग सेंग नाम का उसका टीममेट कहता है कि बिना वैकेंसी की टीम में कोई नहीं आ सकता। इस तरफ हम मास टीम को देखते हैं जिसके मेंबर्स अपने कैप्टन से कह रहे थे कि हमें सियोकी को अपनी टीम में लेना चाहिए। इस पे कैप्टन कहता है कि सियोकी एक जीनियस है और उस जैसे लड़के जहां जाना चाहते हैं वो खुद डिसाइड करते हैं। इस तरह वाइस कैप्टन किसी से कॉल पर बात कर रहे थे जो बोलता है कि पहले पता लगाओ सियोकी जाना कहाँ चाहता है, फिर बाद में ये सब देखेंगे कि उसे किस टीम में भेजना चाहिए। इस तरफ सारे स्टूडेंट्स पार्टी कर रहे थे। तभी बाइली सियोकी से कहता है कि अचानक से आर्मरी के सारे वेपन्स गायब हो गए हैं, इसलिए गार्ड्स मेरे से पूछने आए थे। इस पे सियोकी उस समय को याद करता है जब वो मोमू को आर्मरी में लाया था और उसने सारे हथियार को खा लिया था। तभी ये याद आने पर सियोकी मन में बोलता है कि मैं बाद में ये कर्ज चुका दूंगा। इधर किंग जू सियोकी को स्वॉर्ड में चैलेंज करता है, जिसके बाद वो दोनों फ्रेंडली फाइट करने लगते हैं और बाकी सब उन्हें देख रहे थे। जहां ऐसा करते हुए वो सब अपने फ्यूचर प्लान्स भी डिस्कस कर रहे थे। तभी लड़ते समय किंग जो अपनी बबल पावर का इस्तेमाल करता है और उसे सियोकी के पास छोड़ देता है, पर सियोकी उससे बचते हुए उसे आतिशबाजी में बदल देता है। तभी वो दोनों ये मैच खत्म कर देते हैं, लेकिन इसकी वजह से कैंप में काफी तोड़फोड़ हो गई थी, जिसकी वजह से वाइस कैप्टन उन पर गुस्सा करते हैं। आगे बाइली मोली को प्रपोज करता है, पर मोली उसे रिजेक्ट कर देती है, जिसके बाद वो दोनों काफी सारी फोटोज खिंचवाते हैं। अगले दिन हम एक विलेज में एक याया नाम की लड़की को देखते हैं जो माउंटेन्स की तरफ जा रही थी, जिसे काफी लोग जानते थे। अब याया माउंटेन पर एक बुद्धा की मूर्ति के सामने बैठकर एक छोटी डक के साथ बात करने लगती है कि पहले ये जगह काफी अच्छी और बड़ी हुआ करती थी, लेकिन जब से ये फॉग आया है तब से काफी चीजें बदल गई हैं। इधर सियोकी का कैंप उस माउंटेन से ज्यादा दूर नहीं था। साथ ही सियोकी को भी उस माउंटेन पर कुछ अजीब महसूस होता है। दूसरी तरफ अचानक से उस विलेज में बारिश शुरू हो जाती है। इधर याया बुद्धा की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ के विश मांगने लगती है कि उसके मॉम डैड जल्दी से घर आ जाए। तभी हम उस जगह पर किसी का साया देखते हैं जिसके हाथ में हथियार था। उसी वक्त माउंटेन से ज्यादा तेज बारिश होने की वजह से लैंडस्लाइड होती है। इसमें याया बह जाती है। इधर गांव में भी काफी ज्यादा तबाही मच गई थी, जिसकी वजह से ये न्यूज़ तुरंत ही टीवी पर आ जाती है। लेकिन आर्मी के पर्सनल और रेस्क्यू टीम शुरू में माउंटेन के नीचे बिल्कुल शुरू में फंस गई थी और ऊपर नहीं आ सकती थी, क्योंकि वहाँ रास्ते में काफी बड़ा पत्थर था। इधर कैंप में सभी स्टूडेंट्स को वाइस कैप्टन ग्राउंड में बुलाते हैं और सारी सिचुएशन बताकर कहते हैं कि लगभग 200 लोगों की जान खतरे में है और अभी भी नंबर बढ़ रहे हैं, पर रेस्क्यू टीम उन्हें बचाने के लिए टाइम पर नहीं पहुंच सकती। पर हमारा कैंप उस जगह के काफ़ी करीब है, इसलिए हम उनकी मदद करेंगे, क्योंकि नाइट वॉचर्स बनने से पहले तुम सब एक सोल्जर हो। अब सभी स्टूडेंट्स उन लोगों को बचाने के लिए निकल जाते हैं। इधर गांव में काफ़ी लोग अपनी अपनी फैमिलीज को ढूंढ रहे थे। तभी एक फादर अपनी बेटी को मलबे में खोजने की कोशिश कर रहा था, पर वो लगभग अपनी हार भी मान चुका था और उसे बहुत ज़्यादा दुख भी हो रहा था कि वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे किसी की लोकेशन नहीं पता थी। तभी सियोकी और उसकी टीम वहां पहुंच जाती है, जिसके बाद सियोकी अपनी आइस का इस्तेमाल करके सबको गाइड करने लगता है कि कहाँ पर कितने लोग हैं। इसके बाद वो उस आदमी की वाइफ और बेटी को मलबा हटाकर बाहर निकालता है। अब दूसरी तरफ बाकी सब भी ऐसा ही कर रहे थे और किंग जू पहाड़ी से और पत्थर गिरने से रोक रहा था। इधर उन सबको पास पाकर जितने भी रेस्क्यू टीम वाले वहां पहुंचे थे उन्हें और ज़्यादा जोश आ जाता है, क्योंकि जो कैपेबिलिटीज़ उनके पास नहीं थी वो सब नाइट वॉचर्स की टीम ने फुलफिल कर ली थी। तभी किंग जू याया की दादी की आवाज़ सुनता है, जो याया के बारे में चिल्ला रही थी।
इस तरफ वाइस कैप्टन भी वहां पहुंच गए थे और सिचुएशन को एनालाइज कर रहे थे। इधर किंग जू ने डिसाइड कर लिया था कि वो याया को पहाड़ से वापस लेकर आएगा। अब वो पहाड़ की तरफ निकल जाता है, जहां आगे जाने पर उसके दोस्त भी उससे मिलते हैं, जिन्हें किंग जू वापस जाने के लिए कहता है। लेकिन वो लोग किंग जू के साथ ही रुकने को कहते हैं और याया को ढूंढने में मदद करने लगते हैं। इधर वाइस कैप्टन को सेंसस के जरिए पता चलता है कि माउंटेन पर काफी ज्यादा स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशंस है। दूसरी तरफ सियोकी ने किंग जू को माउंटेन पर जाते हुए देख लिया था, इसलिए वो भी अपने दोस्तों के साथ उसके पीछे आ जाता है, जहां उसे थोड़ा अजीब लगता है। इसलिए वो हर जगह को इन्वेस्टिगेट करने के लिए अपने इंसेक्ट पावर का इस्तेमाल करता है और उसे पता चलता है कि माउंटेन पर चर्च के लोग भी हैं। इस तरफ वाइस कैप्टन चर्च के मेंबर्स के सामने आ गए थे। तभी चर्च का वो मेंबर उन्हें इल्यूजन में फंसा लेता है। तभी वाइस कैप्टन चर्च वाले बंदे से बोलते हैं कि मैंने तो सोचा था कि तुम हार मान लोगे, पर तुम अभी भी नहीं मान रहे। अब वाइस कैप्टन अपनी स्वॉर्ड की मदद से चर्च के मेंबर से लड़ने लगता है। इधर बाइली पर चर्च का एक दूसरा मेंबर स्पिरिचुअल स्वॉर्ड से अटैक करता है, जिसे बाइली अपनी शील्ड से रोक रहा था। दूसरी तरफ मोली और युआन पर भी चर्च के मेंबर्स ने अटैक कर दिया था, लेकिन युआन पर तो चर्च के मेंबर्स का अटैक काम नहीं कर रहा था और मोली बड़े आराम से अपने अपोनेंट से बच पा रही थी। दूसरी तरफ सियोकी के सामने 2 मेंबर्स आ गए थे, तो सियोकी मोमो को बाहर निकाल लेता है, जो अपनी वॉर मम्मी के फॉर्म में उन दोनों पर गोले बरसाने लगता है, जिसकी वजह से वो दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं और इतने में सियोकी उन दोनों को मौका पाकर खत्म कर देता है। जिसके बाद वो मोमो से बाकी लोगों की भी मदद करने के लिए बोलता है और खुद किंग जू की तलाश में चला जाता है। इस तरफ याया पर एक किलर अटैक करने वाला था, लेकिन किंग जू और उसके दोस्तों को देखकर वो छुप जाता है। तभी इस तरफ याया को किंग जू और उसके साथी नीचे ले जाने लगते हैं। तभी किंग जू के एक दोस्त को झाड़ी से आवाज आती है और उसे लगता है कि कोई मुसीबत में है, इसलिए वो झाड़ियों की तरफ चला जाता है, लेकिन वो किलर वहीं छुपा था जो उसका सर काट देता है। तभी आवाज सुन के किंग जू भी उसी तरफ भागते हुए आता है और ये भयानक सीन देखकर अचानक से शॉक हो जाता है। अब इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।